नमस्कार मित्रों। आज नहीं, लाइट ऑफ कर दो। नहीं, आज मैं फिर हिंदी है ज़िंदगी मंच पर आया हूँ एक नए विषय के साथ। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव डॉक्टर ऋषि शर्मा जी के आदेश पर उपस्थित हुआ हूँ। और वैसे तो मैं मुख्य रूप से कहानी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, बाल नाटक लिखता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आज कहानी लेखन या कविता लेखन से संबंधित बात नहीं करूँगा। मैं एक अलग ही विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। अगर थोड़ा कुछ मित्र और आ जाते हैं फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। और पिछली बार जो मित्र उपस्थित हुए थे उनके प्रेम को, स्नेह को देखकर ही मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। और उम्मीद है अभी बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे एक एक करके। तो ये किस्सा गोई एक ऐसा विषय है। आज का विषय हमारा जो ऋषि शर्मा जी से बातचीत हमारी हुई थी उसके आधार पर उन्होंने तय किया था किस्सा क्यों ख़त्म हो रही है किस्सा गोई की परंपरा। तो ये विषय कोई नया विषय नहीं है और हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में किस्सा गोई की एक बहुत प्राचीन परंपरा प्राचीन रही है। दरअसल किस्सा गोई और कुछ नहीं, किसी भी मेरे हिसाब से जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मंजरी जी आ गई हैं। नमस्ते मंजरी जी। और अभी और मित्र आएंगे। किस्सा गोई क्या है कि बात, कोई भी घटना जो अगर हम कहीं आ जा रहे हैं या हमको कोई सूचना मिली है, कोई हमें कोई बात बताता है, उसी बात को जब हम किसी थर्ड पर्सन, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को सुनाते हैं और बहुत ही रोचक अंदाज में सुनाते हैं तो वो किस्सा गोई ही कहा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि किस्सा गोई कोई कहानी सुनाना हो या कोई निबंध पढ़ना हो या कोई नाटक हो या कोई किसी कथा को ही सुनाया जाए। ये किस्सा गोई तो एक क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप बताएं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं या कोई तकनीकी दिक्कत हो तो उसको भी सॉल्व किया जाए। कोई भी एक अगर मुझे बताएं तो मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूं। वैसे मैं देख रहा हूं कि इसमें 7-8 लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। ऋषि जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाऊं? तो ठीक है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं। किस्सा गोई मैं जो बता रहा था, किस्सा गोई कुछ और अलग से नहीं। कोई भी अगर हम कहीं गए हैं, घूमने गए हैं और रास्ते में बहुत कुछ हमने देखा है तो वो जब हम लौट के अपने बच्चों को या अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को, उसको बहुत ही रोचक अंदाज में सुनाते हैं तो वो रोचक अंदाज में सुनाना ही किस्सा गोई है। मतलब अंदाजे बयां जिसको कहेंगे, वो किस्सा गोई कही जा सकती है और है भी वही।
इसमें अब रास्ते की घटनाएं, रास्ते के दृश्य सब में एक अद्भुत अलग ढंग का वातावरण बन जाता है, जो कि हमें अपनी बात को कहने के लिए मजबूर करता है। हम उसे आके बताते हैं, वही किस्सा गोई। तो ये किस्सा गोई परंपरा पूरी दुनिया में बहुत समय से चली आ रही है, कोई आज नई चीज़ नहीं है। प्राचीन काल में अगर आप देखिए तो अरेबियन नाइट्स और आपके पंचतंत्र, हितोपदेश, बहुत सारे ढेरों किस्से जो कि सुनाए जाते रहे हैं पारंपरिक रूप में। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ जो गुरुकुल में जाते थे बच्चे सीखने पढ़ने, राजाओं महाराजाओं के बच्चे पढ़ने जाते थे, तो उनको भी पढ़ाया लिखाया जाता था और वो सब मौखिक होता था। तो वो एक तरह से किस्सा गोई के ही रूप में उन्हें सिखाया जाता था। बाद में भोजपत्र और उन सब चीज़ों पर उसकी प्रतिलिपियाँ भी होता था, लेकिन मुख्य रूप से वो मौखिक ही चलता था और वो एक किस्सा गोई का ही स्वरूप था। उसमें उनको शिक्षा भी दी जाती थी, तो उनका मनोरंजन भी होता था और उनको पढ़ाया भी जाता था। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती थी। तो मैं अगर ये किसी भी बात को, कहानी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करना किस्सा गोई है तो गलत नहीं होगा। और जो हमारे राजे रजवाड़े होते थे, उनके यहाँ उन राजकुमारों को सुनाने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए घर पे भी लोगों को बुलाया जाता था। अध्यापक आते थे और उनको भी ये मौका दिया जाता था कि वो राजकुमारों को शिक्षित करें। तो आज के संदर्भ में अगर हम किस्सा गोई की परंपरा को देखें तो आज वो जो किस्सा गोई की परंपरा धीरे धीरे छूटती जा रही थी, जो लगभग समाप्त हो, आज पूरी दुनिया में उसको फिर से स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कारण क्या है कि वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षा भी दे सकते हैं, लोगों को शिक्षा देने के साथ उनका मनोरंजन भी बच्चों का कर सकते हैं, बड़ों का कर सकते हैं। विभिन्न उपयोग हैं उसके। आज अगर आप अपने बचपन को याद करिए, बचपन में दादी, नानी, बाबा, इन लोगों के द्वारा बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई गई हैं और बहुत सारे लोगों ने इस कहानी सुनाने के आनंद को अनुभव किया होगा। मैंने भी बचपन में अनुभव किया है। किसी समय मैं बचपन में गांव जाता था, मूलतः मैं गांव का हूँ और शहर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, शिक्षा हुई, लेकिन गांव में वहाँ पर हमारे घर पर ख़ास तौर से घर के बाहर एक महुए का पेड़ था। वहाँ पर एक बाकायदा पूरा माहौल बनता था शाम से ही कि आज कहानी होगी, शाम को किस्सा सुनाया जाएगा। कौन सुनाएगा? भाई सुनाएंगे। भाई मतलब मेरे पिताजी। एक्चुअली मेरे पिताजी श्री प्रेम स्वरूप तो स्थापित कहानीकार थे और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो लगभग बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं सब कुछ प्रकाशित होने लगा था। बंधु जी भी आ गए हैं। बंधु जी नमस्कार। द्विजेंद्र जी भी हैं, संभवतः मंजरी शुक्ला जी हैं। आप लोगों को नमस्कार, स्वागत है आपका। तो गांव में जब हम लोग जाते थे शाम को महुए के पेड़ के नीचे बसहटी खटिया, समझ रहे हैं आप लोग, बांस की
जिस पर बाँध से बनी हुई खटिया, और उस पर सारे बच्चे गांव के आकर इकट्ठा हो जाते थे। फिर इंतज़ार शुरू होता था भाई का, यानी मेरे पिताजी का। अरे भाई भी क्यों कहता था, मेरी बुआ जी उनको भाई कहती थी, हम लोग भी कहने लगे तो वो जगत भाई हो गए, पूरे गांव भर के भाई हो गए, इसलिए हर आदमी उनको भाई ही कहता था। तो भाई जब आते थे उनके दिमाग में हजारों सैकड़ों कहानियों का खजाना भरा, और हम सभी लोग घेर कर बैठते थे उनको, और वो तरह तरह की कहानियाँ शुरू करते थे, राजकुमार की भी और एडवेंचरस स्टोरी भी, जंगलों की कहानियाँ, भूत प्रेत की कहानियाँ। और उस कहानी को सुनने में बच्चे इतने मशगूल हो जाते थे, इतने पूरे तन्मयता से सुनते थे कि एक एक बच्चे को हुंकारी भरता था वो कि हाँ अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, और पिताजी सुनाते चले जाते थे। इतना तन्मयता से सुनते थे कि वो अल्टीमेटली फिर वो 10 बजता था, 11 बजता था, और गांव के लोग बुलाना शुरू करते थे कि बच्चों खाना खाने आओ। गांव में तो कोई आज की तरह मोबाइल फ़ोन है नहीं, तो वो तेज़ आवाज़ में बुलाते थे, आवाज़ लड़के का नाम लेके बुलाते थे। और वो अगर भूत प्रेत की कहानी सुनाई गई होती थी तो नतीजा ये होता था कि लोग इतने डर जाते थे बच्चे कि उनको घर पहुंचाने जाना पड़ता था। तो हमें लगता है आपन में ऐसी किस्सा कहानी की महफिलें सुनी होंगी और उसमें शामिल हुए होंगे, उसका आनंद भी उठाया होगा। तो इस महफिल का, इस कथा कहानी की महफिल का जिन लोगों ने आनंद नहीं उठाया वो मुझे लगता पता नहीं किस ढंग से नहीं उठा सके, लेकिन है। अब सवाल ये उठता है कि ये किस्सा गोई की परंपरा क्यों ख़त्म हो रही है। आज जो स्थिति है उसमें अगर आज के संदर्भ में हम दृष्टि डालें तो ये परंपरा काफ़ी कुछ ख़त्म हो गई और इसकी कोशिशें की जा रही हैं। इसके ख़त्म होने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी। मुख्य रूप से कारण है, सबसे बड़ा वो है सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव मतलब संयुक्त परिवारों का विघटन। संयुक्त परिवार रहता था तो उसमें ढेर सारे सदस्य होते थे, बड़े बुजुर्ग भी होते थे, दादी बाबा साथ रहते थे, माँ पिता साथ रहते थे, चाचा चाची, बहुत बड़ा कुनबा होता था। उसमें बहुत संभावनाएं रहती थी कि बच्चे एक दूसरे से करें, बच्चे दादा दादी से कहानी सुनने का उनको मौका मिलता था। लेकिन क्या है, अब ये संयुक्त होने से अब एकल परिवार जो शहरों में भी और गांव में भी चलते अलगौझा हो जाता है, अलग अलग परिवार बन जाते हैं। तो एकल परिवार में माँ बाप, 2 बच्चे, 3 बच्चे बस। अब इस परिवार में होता क्या है कि माँ बाप कभी कभी दोनों, शहर की अगर स्थिति को देखें तो शहर में दोनों ही नौकरी कर रहे हैं और दोनों के पास समय नहीं है। दोनों दिन भर माता पिता नौकरी करके जब आते हैं शाम को तो वो टेलीविज़न देखने और खाना बनाने की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चा भी स्कूल कॉलेज से लौटा रहता है तो उसके पास भी उतना वो भी टेलीविज़न में व्यस्त हो जाता है जब देखता है कि माता पिता के पास समय नहीं है। एक तो ये कारण है संयुक्त परिवार का विघटन। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव। स्कूल के और कॉलेज के जो सेशन होते हैं उनकी पढ़ाई का बोझ होता है, उससे इस कदर बच्चा दबा रहता है। होमवर्क मिल जाता है। वो पहले का स्कूल तो है नहीं कि पहले 7 से 12 स्कूल हुआ, उसके बाद बस्ता, फिर तो खेलना खेलना रहता था, फिर पढ़ाई की बात ही नहीं उठती थी। लेकिन आज क्या है, आज कंपटीशन का दौर है तो हर माँ पिता चाहता है कि बच्चा अधिक से अधिक पढ़ाई कर सके और वो भविष्य में इंसान बन सके।
तो इसलिए पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं। नतीजा क्या हुआ, बच्चे आए स्कूल से, बैग रखा, किसी तरह फ्रेश व्रेश हुए, खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद कहाँ कोचिंग चले गए। कोचिंग से लौटे शाम को 7 बजे 8 बजे। आने के बाद फिर बैग खोल लिया, होमवर्क ढेर सारा मिला है। अब होमवर्क करना उनके लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि कल अगर होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो स्कूल में मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। नतीजा अब बच्चे भी धीरे धीरे उससे विमुख हो गए, उनको कहानी सुनने का अवसर कम मिलने लगा, उनकी रुचि उस तरफ से हटती गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण है किस्सा गोई के ख़त्म होने का कि ये जो आज का तकनीकी दौर है, इंटरनेट, पहले टेलीविज़न, फिर उसके बाद टेलीविज़न पर कार्टून चैनल्स बच्चों के पसंदीदा, फिर इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स। हालांकि ये सब नुकसान वाली चीज़ें नहीं हैं, इनका उपयोग कितना बच्चे करते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है बच्चों से किस्सा गोई की परंपरा को दूर करने का। बच्चा पढ़ाई लिखाई के बाद जो कुछ भी उसको समय मिलता है तो वो मोबाइल गेमिंग और मोबाइल ऐप्स में व्यस्त हो जाता है। फिर न उनके माता पिता को सुध रहती है कि वो उसे कहानी सुनाएं, किस्सा सुनाएं। बच्चों को इस तरफ उनका ध्यान जाता। इसके बाद अब तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किस्सा गोई ज़रूरी क्यों है, बच्चों के लिए ये किस्सा गोई क्यों इतनी आवश्यक है, क्यों हम उसकी इतनी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक किस्सा गोई से अगर बच्चा जुड़ता है, कहानियाँ सुनता है बड़े बुजुर्गों से या स्कूल में, तो उसका टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास की ओर वो अग्रसर होता है। समग्र विकास ढंग से सबसे पहली जो उसकी दक्षता का विकास होता है, उसकी एकाग्रता या ध्यान धारण करने की एकाग्रता का मतलब उसके अंदर कंसंट्रेशन का विकास होता है, जो कि लाइफ में, जीवन में उसके हर जगह काम आना है। क्योंकि एकाग्रता जब तक उसकी नहीं रहेगी, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा, आगे कंपटीशन वगैरह में भी ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो किस्सा गोई की परंपरा करती है, क्योंकि जब किस्सा एकदम दत्तचित्त होके सुनता है बच्चा, तो उसकी एकाग्रता पूरी तरह उस समय कहानी पर केंद्रित रहती है, और ही एकाग्रता का केंद्रीकरण ही बच्चे को मिलता है जब वो उसको सहायता करता है आगे जीवन बहुत सारी कंपटीशन की परीक्षाओं में, कंपटीशंस में, स्कूली और हायर एजुकेशन में। फिर दूसरी बात आती है उसकी कल्पना शक्ति का विकास। जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है, कोई भी कहानी, तो उसकी कल्पना शक्ति का अद्भुत विकास होता है। वो देखता तो नहीं, क्योंकि ऑडियो के रूप में वो एक आवाज़ सुन रहा है कहानी की, उस आवाज़ के माध्यम से उसको पहाड़, आकाश, धरती, परी, भूत, प्रेत, दैत्य, राक्षस, सब कुछ, हर चीज़ कहानी में मिलता है। उसके साथ उसको अगर और तकनीकी चीज़ों की वैज्ञानिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो उसको रॉकेट और आपका बहुत सारी चीज़ें, मशीनों के बारे में बताया जाता है, तो वो कल्पना करता है कि ये कैसा होगा। वो कल्पना करता है कि ये परी कैसी होगी, क्या है जादुई परी की छड़ी में, जिसकी वजह से वो एक बार छड़ी घुमाते ही राक्षस गायब हो जाता है, दूसरी बार छड़ी घुमाते ही वहाँ फूल बसने लगता है। तो ये सब कैसे हो, तो कल्पना शक्ति का विकास भी ये किस्सा गोई की परंपरा या किस्सा कहानी करती है बच्चे में। फिर तीसरी प्रमुख बात जो है भाषा की दक्षता। जो सुनता है कहानी, तो कहानी सुनने के साथ सिर्फ वो कहानी एक कथा नहीं सुन रहा होता। रेणु मंडल जी भी शामिल हो गई हैं, स्वागत है रेणु मंडल जी का। तो ये भाषा का विकास किस ढंग से होता है, आप जब उसे कहानी सुनाते हैं, कोई
भी कहानी सुनाता है। तो कहानी किसी भाषा में लिखी गई है, वाक्य लिखे गए हैं, वाक्य विन्यास कैसा है उसका, या जो संवाद बोले जा रहे हैं उसमें वो कैसे हैं, तो उसके माध्यम से उसकी भाषिक संरचना को समझता है बच्चा। बोलने का ढंग उसका बदल जाता है, वो नए नए शब्द सीखता है, शब्दों का भंडार उसका बढ़ता है। शब्दों का भंडार बढ़ने से उसका वाक्य विन्यास सुधरेगा, उसमें भाषिक दक्षता का भी विकास होता है। फिर एक और इससे भी बढ़ के चीज़ होती है कहानियाँ सुनने के अंदर, जिस पर आज मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री भी जोर दे रहे हैं, वो है अभिव्यक्ति की क्षमता। इस दक्षता का विकास भी होता है। वो किस तरह से कि आपसे कहानी उसने सुनी या बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनी, तो वो वही कहानी फिर अपने 4 दोस्तों को सुनाएगा, या छोटे भाई बहनों को सुनाएगा, या अपने से छोटे परिवार के या पड़ोसी के बच्चे को सुनाएगा। तो उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता, वो एक्सप्रेशंस जो देखे हैं उसने, जो सुने हैं आपसे, वो सीखकर उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का बहुत सही विकास इन कहानियों के माध्यम से होता है। कहानी सुनने की परंपरा किया जा सकता है। और ये होता है स्कूल में, जैसे शिक्षक से सारी बातें सुनकर बच्चा सीखता है, वैसे ही इन कहानियों के माध्यम से कुछ सुनता है, उसको जब अपने छोटे भाई बहनों को सुनाता है तो उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। इसके साथ आप कहानियों के माध्यम से सिर्फ एक कहानी ही न सुना के, कहानी के माध्यम से आप विभिन्न विषय भी उसको पढ़ाए जा सकते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इस ढंग के बहुत सारे विषय। जब आप इतिहास, मैं एजुकेशनल टेलीविज़न में था तो हम लोगों को इनरिचमेंट प्रोग्राम्स बनाने के लिए कहे गए थे, और हम लोगों ने इनरिचमेंट प्रोग्राम जो बनाए थे उसमें सम्राट अकबर के ऊपर भी, सम्राट अशोक के ऊपर भी, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, चंद्रगुप्त पर नौटंकी फॉर्मेट पर बनाया था हम लोगों ने, शेर शाह सूरी पर बनाया था। और वो सारे कार्यक्रम मतलब उसमें पूरा उनका हमने पूरा जीवन नहीं बताया था, जीवन की किसी एक पर्टिकुलर घटना को दिखलाया गया था। लेकिन उस घटना को देखने के बाद फिर बच्चे के मन में ये उत्सुकता भी आती है कि हाँ भाई, मान लीजिए शेर शाह सूरी ने ये सड़क बनवाई थी, तो इस सड़क को में क्या क्या पैसा लगा था, क्या किस सन में बनाई गई थी, पूरा इतिहास फिर खंगालता है, उसकी रुचि जागृत हुई इतिहास पढ़ने में। इस ढंग से अगर हम मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा है, उसको हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु की या उत्तराखंड की कहानियाँ सुनाते हैं, तो वहाँ के भौगोलिक संरचना के बारे में भी बच्चा सीखता है, समझना चाहता है, और उसका ये विकास भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये ऐसी कला है कि आप इससे गणित जैसा दूर विषय भी पढ़ा सकते हैं। कहानी अगर आप याद करें, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक वृद्ध व्यक्ति, लोक कथा है कोई, कि एक वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु होने लगी, उसके 6 बच्चे थे, तो उसने बुलाया सब बच्चों को, वो एकता का पाठ उन्हें पढ़ाना चाहता था। तो उसने पहले उन लोगों को एक एक करके 6 लकड़ियाँ दी और कहा कि इसे तोड़ो, और उन सब ने खट खट अकेले अकेले तोड़ दिया उसको। फिर उसने 6 लकड़ियाँ एक गट्ठर के रूप में बांध दिया और कहा तुम लोग एक एक करके तोड़ो, और वो उसको नहीं तोड़। तो ये है तो एकता की पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन गणित भी इससे सकता है इस तरह की, पहले वो एक एक लकड़ियाँ उनको देगा तोड़ने के लिए, हमसे 1 से 6 तक बच्चे से गिनती करवाएंगे, फिर 6 के बजाय हम 12 लकड़ियाँ बांध देते हैं और 12 तक गिनती कराते हैं, फिर उसमें चाहे तो 6 लकड़ी और ऐड करें। मतलब ये मेरा सुझाव है कि इस ढंग से करके हम गणित भी कहानी शिक्षण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो ये कई फ़ायदे हैं किस्सा गोई के, जिनके माध्यम से बच्चे का जीवन या सभी को, जो किशोर हैं उनको भी, जो छोटे बच्चे हैं उनको
भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे किस्सा गोई के आज के परिदृश्य के बारे में कि आज का परिदृश्य क्या है। आज इन सब फायदों को देखते हुए किस्सा गोई के आज पूरे विश्व किस्सा गोई की परंपरा को फिर प्रयास किया जा रहा है। और ये शुरुआत कब से हुई, रोचक कहानी है। ये 1991-92 के आसपास ये सबसे पहले स्वीडन में हुआ था कि स्वीडन में 20 मार्च 1991 और 92 के दौरान ये हुआ था कि 20 मार्च की तारीख उन लोगों ने तय की कि 20 मार्च को राष्ट्रीय किस्सा गोई दिवस के रूप में मनाया जाए और वहाँ पर ये एक उत्सव के रूप में मनाया गया। बहुत सारे स्वीडन के किस्से हुए और घंटों वो उत्सव चला। उसमें एक विषय देकर उनसे उस पर अलग अलग ढंग की कहानियाँ लोगों को सुनाई उन लोगों ने। ये एक अच्छा उत्सव था। फिर इसके बाद आगे बढ़ा मामला तो 1997 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक 5 दिन का किस्सा गोई का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे किस्सा गो ऑस्ट्रेलिया के आए और 5 दिन तक ये उत्सव चलता रहा। तमाम दर्शक श्रोता भी आते थे। उनको अलग अलग विषय की बहुत सारी कहानियों को बहुत ही रोचक अंदाज में वो सुनाते रहे। बहुत सफल उत्सव रहा वो 5 दिन का। फिर तीसरी घटना इसके बाद हुई मैक्सिको और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी 20 मार्च को राष्ट्रीय किस्सा गोई दिवस मनाया जाने लगा। जब मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के देशों में हुआ, फिर धीरे धीरे में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। और आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि स्कैंडिनेविया में 2001 में एक किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने किस्सा गोई की एक वेबसाइट शुरू कर दी। वेबसाइट पर क्या था कि कोई भी उससे संपर्क करके वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता था, अपनी को वहाँ दिखा सकता था, अपनी कहानियाँ सुना सकता था। ये वेबसाइट शुरू की गई और उससे बहुत सारे लोग जुड़ते गए। फिर एक इस मामले में सबसे बड़ी घटना हुई 2005 में। 2005 में लगभग 25 देशों के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए और वो लगभग 1 महीने का उत्सव हुआ किस्सा गोई का, जिसमें 25 देशों के किस्सा गो आए और बच्चों को, महिलाओं को अलग अलग समूहों में बैठकर उन लोगों ने किस्से सुनाए। इसके साथ ही उन 25 देशों में भी तारीख वही थी, 20 मार्च रखा गया था। वो 20 मार्च को उन 25 देशों में भी बाकायदा उत्सव समारोह आयोजित थे किस्सा गोई के, मतलब कहानियाँ सुनाने के। लोगों ने खूब कहानियाँ सुनाई एक दूसरे को और ये कारवां बढ़ता गया। और आज स्थिति यह है कि पूरे विश्व में हर देश में ये कहानी सुनाने की परंपरा को बढ़ाया जा रहा है। अब आप आइए अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में क्या स्थिति है। हमारे देश में, भारत में वैसे तो NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रथम NGO और बहुत सारी बड़ी संस्थाएं हैं, यूनिसेफ भी जो सालों से स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप कर रही है। स्टोरी टेलिंग के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तमाम बाल कहानीकारों को मंच पर ला रही है। मैं खुद नेशनल बुक ट्रस्ट की कई स्टोरी सेशंस हमने लिए हैं बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में और भी बहुत से स्कूलों में जो पुस्तक मेले हुए हैं उसमें मुझसे कहानी सुनवाई गई है। तो ये प्रयास तो स्टोरी टेलिंग के ये संस्थाएं कर ही रही थीं, जिसमें NBT और प्रथम बुक्स और NCERT ये प्रमुख हैं। यूनिसेफ ने भी इसमें अपना कदम बढ़ाया और प्राइमरी स्कूलों में कहानी सुनाने की परंपरा की शुरुआत की। अब इसके बाद
फिर पिछले लगभग 3-4 सालों से मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राथमिक स्कूलों के लिए हम लोग प्रोग्राम आते थे, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रम, तो उसमें हम लोग टीचर्स के लिए कुछ प्रोग्राम बनाते थे। उसमें लोगों ने कुछ टीचर्स के लिए कहानी शिक्षण भी प्रोग्राम बनाया था। लेकिन अभी 2 या 3 साल से, लगभग 3 साल हो गए, बहुत सारे टीचर्स को प्राथमिक शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में कहानी सुनाने की परंपरा को जोड़ा गया है। और वहाँ बहुत सारे शिक्षकों को ये ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा, कि वो अपनी कक्षाओं में बच्चों को बहुत रोचक ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से कहानियाँ सुनाएं। और सिर्फ कहानियाँ ही सुनाना नहीं, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे विषय भी पढ़ाए जा सकते हैं, तो बहुत सारे विषय, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, या जो भी कठिन कक्षा में जिनको पढ़ाने में समस्या आती है, उनको कैसे वो कहानियों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। और इस पर बहुत काम हो रहा है बेसिक एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन तो मैं जुड़ा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग कई ज़िलों के कई ब्लॉक्स में टीचर्स को सेलेक्ट करके, अभी बीच में एक वर्कशॉप में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला था, जिसमें शिक्षकों ने बच्चों को सुनाने के लिए प्लस बच्चों को दिखलाने के लिए चित्रकथाएँ तैयार की थी। ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आयोजित की थी। उसमें शिक्षकों ने बहुत सुंदर कहानियाँ बहुत रोचक ढंग से और सुंदर चित्रों के साथ प्रस्तुत किया था। बहुत ही अभूतपूर्व वो वर्कशॉप थी। तो वो टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से इसको जोड़ा गया। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब इतने सारे एनजीओज़ की तरफ से, इतनी सारी एजेंसियों की तरफ से ये सारे प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में और क्या बातें हो सकती हैं जिनके, और ये भी पक्का हो चुका है, तय हो चुका है कि ये कहानी सुनाने की परंपरा की आज ज़रूरत है और बच्चों को इससे जोड़ा जाना ज़रूरी है। तो हमें और क्या प्रयास करने चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मतलब खाली लेखक वर्ग या एक कह सकते हैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि आम आदमी समाज का क्या करे। समाज के जो आम जन हैं, जो एकदम से इस परंपरा से नहीं भी अभी परिचित हुए, उनको भी इससे जुड़ने की ज़रूरत है, जोड़े जाने की ज़रूरत है। कैसे? इसकी शुरुआत घर से इस ढंग से कि जब आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, 1 साल, 2 साल या 5 साल के, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम कोशिश ये करिए कि उन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक कहानी रोज़ कम से कम सुनाइए। देखिए उस कहानी सुनाने से उनके अंदर क्या बदलाव आता है, कितना परिवर्तन आता है, उनका क्या क्या विकास होता है। और अगर कोई कहानी नहीं याद है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बाज़ार से बहुत सारी चित्रकथाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग या बहुत सारे प्राइवेट प्रकाशक की, या सोवियत बुक पब्लिकेशंस की विदेशी किताबें भी हिंदी आ चुकी हैं, बहुत सारी चित्रकथाएँ हैं, वो ले आइए और उनको दिखलाकर उन किताबों की कहानी सुनाइए। तो देखिए बच्चे में कितनी रुचि जागृत होती है और वो बहुत ध्यान से सुनेगा। हो सकता है शुरू में 1-2 दिन न सुने, लेकिन फिर सुनेगा। इतना भी अगर मान लीजिए आपके घर में नहीं है बच्चा, तो आप पास पड़ोस के 2-3 बच्चों को इकट्ठा करिए। हफ्ते में 1 दिन ऐसा करिए कि उन्हें इकट्ठा करके उनको कहानी सुनाइए। कोई अच्छी कहानी, कोई नई कहानी, कोई काल्पनिक कहानी भी आप सुना सकते हैं। किसी पार्क में जाइए, वहाँ पर भी आप ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। और पार्क के संदर्भ में मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ
हूँ। एक मित्र हैं, थिएटर से जुड़े हुए भी हैं और पपेट्स वगैरह भी करते हैं, तो उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया कि भाई हम लोग पार्क में चल के कहानियाँ सुनाना शुरू। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस पर हम सर चर्चा करते। और इस बीच उन्होंने क्या किया, चूँकि थिएटर वाले थे, उन्होंने शुरू भी कर दिया और बड़े रोचक अंदाज में शुरू किया। वो सिर्फ अपने साथ एक दिन किसी मेले से वो भोंपा उठा के ले गया, भोंपा ले गए और एक शेर का मुखौटा लेके गए। पार्क में उन्होंने अपना सुबह टहलना जारी रखा और टहलने के बाद फिर वो लेके मुखौटा पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से भोंपा बजाने लगे। जब भोंपा बजाया तो आसपास कई बड़े लोग भी और कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए। उन्होंने शेर का मुखौटा लगा लिया और थोड़ा बहुत नाचने जैसे एक्शन भी करने लगे। जब हो गई 10-15 की, तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, बच्चों को 2 कहानियाँ सुनाई और बहुत मज़े लेके बच्चों ने सुना। फिर अगले दिन टहलने गए तो बच्चों ने उनको घेर लिया। ये क्रम उनका चालू हो गया और वो अब इधर को बीच में बाहर चले गए थे कुछ समय के लिए, मुंबई दिल्ली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे, लेकिन लखनऊ जब आते हैं तो अपने इस पार्क में जाकर बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं। और एक मैं अपनी घटना बताता हूँ कि कितना रुचि लेकर बच्चे सुनते हैं। मैंने चूँकि कहानियाँ सुनी तो मेरी एक कहानी है चुनमुन खरगोश और रामू हाथी की। तो वो कहानी मैं अपनी बेटियों को सुनाता था। दोनों बेटियां एक एक्शन उसमें मैं करके बताता था कि चुनमुन खरगोश का घर साफ क्यों था। तो मैं बाकायदा बताता था कि चुनमुन खरगोश अपनी पूंछ से ऐसे 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 करके झाड़ू लगाता था, जिससे उसका घर बहुत साफ रहता था जंगल में। मैं कहानी सुनाना शुरू करता था, मेरी बेटी मुझसे कहती थी पापा वो चुनमुन खरगोश कैसे घर साफ करता था अपना। मैं उसको बताता था उससे ऐसे 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 करके वो साफ करता था। तो बच्चे बहुत रुचि लेते हैं। अगर आप उन्हें एक्शन के साथ कहानियाँ सुनाइए, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करिए तो वो बहुत रुचि। अब जब क्रिएट करने की बात हुई है तो एक इसमें मैं और बात जोड़ूंगा कि देखिए, कहानी सुनाना भी किस्सा गोई एक बहुत बड़ी कला है। ये कला हर आदमी में नहीं होती, लेकिन हर आदमी चाहे तो प्रयास करके किस्सा को बन सकता है। हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। कहानियाँ लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, कहानी आदमी लिख लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कहानी लिखने वाला एक अच्छा किस्सा या एक अच्छा कहानी सुनाने वाला स्टोरी टेलर भी हो। ये बहुत ज़रूरी नहीं है। कहानी सुनाने में चाहिए क्या क्या स्किल्स जो चाहिए एक अच्छा किस्सा गो होने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर कई आर्टिकल्स भी लिखे थे अखबार के लिए। सबसे पहली चीज़ तो बाल मनोभावों की समझ होनी चाहिए। बाल मनोभावों की समझ इसलिए होनी चाहिए कि किस एज ग्रुप के बच्चों को हमें क्या सुनाना है। अगर हमारे पास 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे इकट्ठे हुए हैं और हम उनको बहुत भरकम कहानियाँ सुनाने लगे मशीनों की और साइंटिफिक इन्वेंशंस की, तो वो उनके साथ न्याय नहीं होगा। ना वो सुनेंगे, उसको नकार देंगे, ना वो उन्हें इंटरेस्ट आएगा कि वो इतनी भारी कहानियाँ सुने। उनको तो ज़रूरत होती है कि छोटे छोटे जानवरों की कहानी सुनाएं, छोटे शेर भालू के बच्चों की कहानियाँ सुनाएं, वो उसमें रुचि लेंगे। अगर किशोर श्रोता हैं तो उनको अगर हम वो छोटी वाली कहानियाँ सुनाएंगे तो वो उसे नकार देंगे। उनके लिए फिर भारी कहानियाँ जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्शन हो, बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो, थ्रिल हो, ऐसी कहानियाँ किशोरों को सुनाई जाएंगी। किशोर निश्चित रूप से उसमें रुचि लेंगे और वो आपकी कहानी को सुनेंगे। फिर दूसरी बात आती है भाषा की सरलता। जब आप कोई भी कहानी बच्चों को सुनाएंगे तो ये पूरा ध्यान रखिए कि उसकी भाषा बहुत सरल, सहज और बोलचाल की भाषा वाली कहानी उठाइए आप। अगर कोई
भारी भरकम शब्दों वाली कहानी है, तो उसमें आप इतनी छूट लीजिए कि आप वो भारी भरकम शब्द हटा के उसमें बोलचाल की भाषा वाले नए शब्द ऐड करिए और धीरे धीरे उसे सुनाइए। फिर समसामयिकता की भी बात है। समसामयिकता, अब जैसे इस समय है, इस समय बहुत सारे संदर्भ ऐसे होते हैं जिससे हम जोड़ देते हैं चीज़ों को। जैसे एक वो कहानी है प्यासे कौवे की। प्यासे कौवे को वैसे तो बहुत लोगों ने नए संदर्भों में व्याख्यायित किया है। उसमें जो मूल कहानी है उस फ्रेम है कि एक घड़ा है, उसके ऊपर कौवा आकर बैठता है, फिर कौवा उड़ के जाता है दूसरे फ्रेम में और कंकड़ डालता है, चौथे फ्रेम में वो पानी पी लेता है। अब इसको नए संदर्भ से कैसे जोड़ा जा सकता है? बहुत सारे लोगों ने जोड़ा, हमने उस पर प्रोग्राम भी बनाया है कि वो कौवा आज का कौवा है, वो पहले के ज़माने कौवा नहीं था। उसने कहीं किसी जूस की दुकान पर, जूस कॉर्नर पर आदमी को स्ट्रॉ से जूस पीते हुए देखा था। तो जैसे ही वो घड़े के पास पहुंचता है, घड़े में उसने कम पानी देखा, तो वो कंकड़ उठाने नहीं जाता है, वो भागकर उड़कर जाता है, किसी जूस से धीरे से एक स्ट्रॉ निकाल के ले आता है, स्ट्रॉ को डुबोता है, उसमें पानी पीता है, उसकी प्यास बुझ जाती है और स्ट्रॉ फेंक के वहाँ से चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी पारंपरिक कहानियों को भी हम नए संदर्भों से जोड़ सकते हैं बच्चों को, और बच्चे निश्चित रूप से उसको बहुत रुचि लेकर सुनेंगे। फिर दूसरी बात है रोमांचकता और उत्सुकता। मतलब कहानी जो भी सुनाएं बच्चों को वो फ्लैट ना हो, उसमें इतना रोमांच हो, इतनी उत्सुकता रहे कि हर बच्चे को ये लगता रहे कि हाँ अब अगली घटना क्या होने वाली है। ये अगर पेड़ पर से शेर कूदा तो अब बिल्ली बचेगी या बिल्ली को शेर खा जाएगा, या उधर बैठा हुआ भेड़िया बिल्ली को बचाने का कोई प्रयास करेगा। तो ये उत्सुकता जब बनी रहेगी तो बच्चा निश्चित रूप से पूरा ध्यान केंद्रित कहानी सुनेगा और उसके लिए वो कहानी भी सार्थक होगी, उसके स्मरण में भी वो कहानी बनी रहेगी। फिर बात आती है स्वरों का उतार चढ़ाव। कोई भी अच्छी से अच्छी कहानी आप उठा लीजिए, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद की हो या लियो टॉलस्टॉय की हो या गोरकी की हो या किसी भी कहानीकार की, उसको अगर आप फ्लैट ढंग से एकदम बिना उतार चढ़ाव के, बिना के अभिव्यक्त के वैसे ही अगर सुना देते हैं तो उस कहानी का कोई मतलब नहीं होगा, ना कोई श्रोता उसको सुनेगा, ना कोई बच्चा सुनना चाहेगा। लेकिन अगर उसी कहानी को आप पूरे अपने स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ, उसके हाव भाव की अभिव्यक्ति के साथ सुनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत दत्तचित्त श्रोता या बच्चा आपकी कहानी सुनेगा और उसका आनंद भी उठा सकेगा। फिर बात आती है गति एवं लय की। गति और लय ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो संगीत में या गीत में होता हो, कहानी में भी एक गति और लय होती है, एक फ्लो होता है के आधार पर कहानी बढ़ती रहती है। अगर कहानी में गति नहीं है, गति मतलब फ्लो, जिसको हम कहते हैं पेसिंग, अगर आपके सुनाने की पेसिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी कहानी में पेसिंग ठीक से नहीं है, गति नहीं है, तो वो बच्चा उसको नकार सकता है, इस बात का भी खतरा रहता है। इसलिए उसको पूरे उतार चढ़ाव के साथ, उसके स्वरों के, उसके हाव भाव के साथ आप बच्चे को अगर कहानी श्रोता सुनाएंगे तो एक बेहतर किस्सा को साबित होंगे। फिर अभिनेता की बात, अच्छे किस्सा चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक्टर बन जाइए, आप एक्टर मत बनिए, लेकिन एक अभिनेता वाली चीज़ उसमें आपको लानी पड़ेगी। जैसे अगर कछुए खरगोश की कहानी आप बच्चे को सुना रहे हैं तो कछुआ जब धीमी चाल चलता है तो आपको कछुए की तरह धीमा चल के बच्चे को
आपको दिखाना चाहिए। खरगोश तेज़ी से भाग के गया है तो ये भी आपको दिखाना चाहिए, खरगोश कैसे फुदकता हुआ तेज़ी से गया। तो ये अभिनेता वाली चीज़ भी आपके अंदर थोड़ा सा गुण होना चाहिए अच्छा किस्सा को। फिर एक बात आती है कि खुद करके दिखाएं, जो भी उससे एक्शन चाहते हैं बच्चों के साथ साथ खुद बच्चे बन जाएं और उनको विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाते समय वो एक्शन करके भी खुद दिखाएं तो बच्चा आनंदित होगा। एक चीज़ और आती है, वो है सिर्फ अपनी ही कहानियाँ बच्चों से भी सुने। वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है किस्सा गो का, कि अगर आप जाके सीधे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे तो कोई बच्चा लगातार आपसे कहानी नहीं, और हो सकता है छोड़ भी दे। आप उससे भी कहानी सुनिए, उससे पहले यही कहिए कि भाई तुम्हें कोई कहानी आती है तो सुनाओ। पहले वो हो सकता है संकोच करे, वो शर्माएगा, तो उसकी ये जो संकोच करने और शर्म आने की प्रवृत्ति है इसको भी आपको ख़त्म करना है। ये तभी समाप्त होगी जब आप उससे कहेंगे कि हाँ बेटा तुम भी अपनी कहानी सुनाओ, कोई कहानी पहले की सुनी हो, स्कूल में पढ़ी हो, वो सुनाओ। तो अपनी बात कहने से भी उसकी भी ओपिनियन लीजिए, उससे भी कहानी सुनिए, तो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आपकी कहानियों को सुनेगा और ज़्यादा उसे आनंद आएगा। फिर एक तरीका और है कहानी सुनाने का अभिनेता के अलावा, जो कि मैंने कई जगह एक्सपेरिमेंट किया है, कहानी से चित्र और चित्र से कहानी। ये मैंने 2-3 बार नेशनल बुक ट्रस्ट की वर्कशॉप में और 1-2 स्कूलों में वर्कशॉप में मैंने किया है। मेरी एक कहानी है रंग बिरंगे कपड़े, जिसमें सियार की कहानी है। तो वो करीब चित्र उसके हमारे पास थे, लगभग 12 चित्र हैं उसमें। तो मैं 12 चित्र को फ़ोटोकॉपी करा के ले गया था और इस बच्चे इन्वॉल्व होने थे, तो मैं 20 तो चित्र ले गया था फ़ोटोकॉपी का सेट, और 20 कहानी का फ़ोटोकॉपी ले गया था। वहाँ मैंने पहले बच्चों से पूछा कि भाई किसको चित्र बनाने में इंटरेस्ट है और किसको कहानी लिखने में। तो जिन बच्चों ने कहा कि मुझे कहानी लिखने में रुचि है, हमने उनको वो सारे चित्र बांट दिए और कहा कि इसके आधार पर तुम कहानी लिखो। और जिन बच्चों को वो कहानी लिखने में रुचि थी उनको चित्र दिया, और जिनको चित्र बनाने में उनको कहानी दे दी, अब इसके आधार पर तुम चित्र बनाओ। और बहुत सुंदर उन लोगों ने कहानी भी लिखी। सोचिए, हमारी एक कहानी जो थी सियार की और रंग बिरंगे कपड़े की, वो 40 अलग अलग दिमाग ने लिखी। अद्भुत था वो मेरा अनुभव। उसमें अलग अलग कल्पना करके उन लोगों ने अलग अलग ढंग कहानियाँ लिखी और उस कहानी को अलग अलग ढंग से चित्रित किया। फिर वो कहानी अलग अलग ढंग से सुनाई भी उन लोगों ने। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने का और कहानी सुनाने का उनको। फिर एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ, जब बात बच्चों को कहानी सुनाने की हो रही है और इतने सारे प्रयासों की हो रही है और पूरी दुनिया भर में इतने प्रयास किए जा रहे हैं, इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोग कहानी सुनाने या किस्सा गोई को इस्टेब्लिश करने का, पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जहां आप फेसबुक पर भी 3-4 प्लेटफॉर्म हैं जहां पर कहानी को भारत वर्ष में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। अगर हम सरसरी तौर पे हमने कुछ नोट किए हैं, जैसे एक बम्बई में है, अब तो लखनऊ के थे, बॉम्बे में है, नीलेश मिश्रा जी। वो कहानी सुनाने की उनकी क्षमता है। वो बड़ों की भी कहानियाँ पढ़ते हैं, बच्चों की भी पढ़ते हैं, और उनकी वेबसाइट पर कभी जाके सुनिए आप, तो वहाँ से भी आप सकते हैं किस्सा गोई या कहानी सुनाने की कला। इसी ढंग से एक वेबसाइट है, उसका यूट्यूब चैनल है, स्टोरी प्लैनेट। स्टोरी प्लैनेट एक्चुअली संजय शुभंकर जी हैं मुंबई के, वो फिल्मों में डायरेक्शन का काम, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम और एक्टिंग का भी काम करते हैं। साथ में उन्होंने एक
अपना स्टोरी प्लैनेट वेबसाइट बनाई है, जिस पे बच्चों की, बड़ों की, सबकी कहानियाँ, उनको कहानियों को सुनाने का उनका ढंग, उनका स्वर, उनका उतार चढ़ाव, उनका नाटकीय अंदाज गजब का है। आपको सुनना चाहिए कभी यूट्यूब पर जाके स्टोरी प्लैनेट। इसी ढंग से फेसबुक पर एक और है प्लेटफॉर्म, स्टोरी घर। स्टोरी घर असल में दिल्ली की एक हैं जयश्री सेठी, उनको शायद बच्चे आने वाली दीदी नाम से भी संबोधित करते हैं। उनके प्लेटफॉर्म पर स्टोरी घर पर जाइए और उनके कहानी सुनाने का ढंग देखिए, वो अलग ढंग है उनका, बहुत बेहतरीन कहानियाँ सुनाती हैं। इसी ढंग से दिल्ली की हैं उषा छाबड़ा जी, उन्होंने तो दिल्ली में और बाहर कई जगह कहानियाँ सुनाने का बहुत अच्छा अनुभव है। उन्होंने उस पर कई स्कूलों में जाके, कई बुक फेयर्स में कहानियाँ सुनाई हैं और एक अलग ढंग से कहानियाँ सुनाती हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ जाकर भी आप किस्सा गोई को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे बढ़िया ढंग से कहानी सुनाई जाए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूं और फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आए हैं उसमें एक तो ये कि किस्सा गोई की परंपरा रही है, जो परंपरा समाप्त हुई थी उसे अब पूरे विश्व में स्थापित करने के पुनर्प्रयास जारी हैं। और हमारे अपने देश भारत में जो तमाम स्वैच्छिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, उसके अलावा ये बहुत खुशी की बात है कि प्राथमिक शिक्षा में भी इसको बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है और शिक्षकों को भी इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो इस किस्सा गोई की ख़त्म होने वाली परंपरा को पुनर्स्थापित करें, इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। ये आज के दौर की बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण हो, इसके लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हर तरह के कदम उठा रहा है। ये किस्सा गोई को अगर उन्होंने अपने यहाँ इन्वॉल्व किया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ कि किस्सा या कहानी किस ढंग से सुनाई जाए, क्या क्या उसमें उसके एलिमेंट हैं जो कि बेहतर किस्सा को जानने चाहिए। ये सारी बातें आपको मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी आपसे बात होती रहेगी। और आप लोग इतने महत्वपूर्ण विषय को और इस विषय पर मेरी बात को आप लोगों ने सुना इतने धैर्य के साथ, इसके लिए मैं आप सभी का आभार, और ऋषि शर्मा जी का और हिंदी है जिंदगी मंच का भी आभारी हूँ, जो मुझे आज अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया। नमस्कार, धन्यवाद आपको, नमस्कार।